नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो अनस्टडी। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020 और 21 में 21 के लिए जो दो कक्षा 8 के लिए एडमिशन होने वाला है उसका क्या है प्रोसेस, कितनी चाहिए एज बच्चे की और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब से स्टार्ट होगा एडमिशन, सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको दूंगा और एक एक करके डिस्कस करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना जल्दबाजी के चक्कर में, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई मैसेज ऐसा मिस कर सकते हो जो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुँचे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन जब से स्टार्ट होंगे हम उससे पहले से लेके और उसके बाद तक आपको अपडेट करते रहेंगे, हर वीडियो डाल के कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम आपको सब एकदम गाइड करेंगे अच्छे से। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कक्षा 8 के लिए एज चाहिए, उम्र जो होनी चाहिए बच्चे की 12 साल से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब मिनिमम जो है कम से कम 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल होनी चाहिए नॉर्मल बच्चे के लिए। जो बच्चे हैं हमारे आपके नॉर्मल बच्चे हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल बच्चे, ठीक है। अब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं हमारे बच्चे, उनके लिए मिनिमम 12 साल लेकिन मैक्सिमम जो है वो 16 साल, ठीक है। तो ये हो गया एज का पूरा डिटेल। अगर आपको इससे कोई दिक्कत आ रही है या 1-2 महीने की, तो आप बताना मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। सो अभी आते हैं हम, जो ये एडमिशन होता है ये प्रायोरिटी बेस्ड पे होता है। मतलब जो पहले आता है, ऐसा नहीं है कि जो पहले आया पहले पाया। मतलब पहले डिफेंस वालों को, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को, फिर मतलब जो आरक्षण वाले आरटीई के थ्रू जो होते हैं या एमपी कोटा के थ्रू जो होते हैं, उसके बाद जब सीट्स बचती हैं तो वो सिविल लोगों को दी जाती है, मतलब आम पब्लिक को दी जाती हैं। तो इस हिसाब से ये प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, उसका मैं डिटेल करके आपको बता देता हूँ कि कैसा होगा प्रोसेस। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो रिजर्वेशन जो है एसटी के लिए, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। मतलब अगर 100 सीट है, 100 में से 8 सीट लगभग एसटी कोटा के लिए होती है, ठीक है। एससी के लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लिए वो 15% रिजर्वेशन, मतलब 100 में 15 सीटें एससी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ओबीसी के लिए। तो 100 सीटें अगर हैं तो ओबीसी के लिए 27 सीटें, मतलब 27% रिजर्वेशन है। अब आते हैं हम ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 में से 25 सीटें हैं, मतलब 25% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। अब हम आते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, जो 3% सीट्स रिजर्व है, बट इसकी जो मांग की जा रही थी कि 4% की जाना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि किया जाना चाहिए, बढ़ाएं आप रिजर्वेशन, बट इनका अभी भी 3% है, मतलब 100 में 3 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या आपके पास नहीं है तो उसको क्या क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, पूरी डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद लास्ट सेगमेंट में बताएंगे कि कब से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म, पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि क्यों और कब तक प्रोसेस चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, पहला होता है बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका सर्टिफिकेट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कि आप इतने साल के हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है। और दूसरा आता है कि आपका जो एड्रेस है, होम एड्रेस, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो जो बर्थ एड्रेस होना चाहिए वो गवर्नमेंट बॉडी से, अथॉरिटी जो होती है जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाती है उससे होना चाहिए, या फिर एफिडेविट भी चलेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो डोमिसाइल है, मतलब आपका होम एड्रेस है, वो चाहिए। तीसरी बात, बीपीएल अगर आपका है, आप बीपीएल से हो, आप उसका सर्टिफिकेट लगाइए गवर्नमेंटेड। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते हो, किसी भी कास्ट के अंतर्गत रिजर्वेशन में आते हो, मतलब जैसे जनरल के ईडब्ल्यूएस में, जनरल के ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड में अगर आप आते हैं, अलग से मैं बता रहा हूँ, इसका सर्टिफिकेट आप इशू करा के लगाइए, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं कि जो पीएसयूज़ के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉई हैं और मतलब अलग स्टेट के एम्प्लॉई हैं, वो लोग अपना सर्टिफिकेट लगाएं अपनी जॉब का। जो पेरेंट्स हैं वो अपने जॉब का सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है।
एंड एक सर्टिफिकेट और आपको लगाना पड़ सकता है कि चाइल्ड और पेरेंट्स का जो है, मतलब ये आपका ही बच्चा है, ये कैसे डिसाइड होगा, इसका सर्टिफिकेट। जैसे राशन कार्ड होता है, इसमें होता है नाम, और ESI कार्ड है अगर आपके पास, है ना, तो उसमें नाम होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। TC की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और 2-3-4 चीज़ें बता दूँ इम्पोर्टेंट, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अगर आपको उसके बाद भी कोई परेशानी होती है, आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हो, unstudymail@gmail.com मेल हो गया। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। सो हाँ जी, हैंडीकैप्ड के लिए मैं एक बात आपको बता दूं, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अभी तक बन चुका हो, मतलब 3 महीने पहले, जब भी इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे 3 महीने पहले का होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो हैंडीकैप्ड का वो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंटेड, वो बन चुका होगा। आई होप वही लगा सकते हैं आप, पुराना ही, नया नहीं कि 3 महीने के अंदर का है, ऐसा नहीं, ठीक है। और रिटायरमेंट सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस, अगर आप जैसे 15 साल में रिटायर कर देते हैं, जल्दी एज में रिटायर कर देते हैं डिफेंस में, तो डिफेंस के अगर आपके पेरेंट्स हैं या आप खुद पेरेंट्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप रिटायर हो चुके हैं या सर्विस मैन हैं और अपने बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास उससे रिलेटेड एफिडेविट या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगाइए। एंड लास्ट में वही जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको लगाना ही पड़ेगा। एडमिशन और किस किस तरीके से होते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के अकॉर्डिंग होता है। अंडर MP कोटा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सांसद होते हैं उस क्षेत्र के, उनके रिकमेंडेशन पे भी 10 सीटें होती हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर आपका कोई कांटेक्ट है तो आप प्लीज़ इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो है वो भी 10 सीटें हैं, इसके तहत भी एडमिशन होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस, जैसे एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि कुछ कैफ़े वाले मतलब ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं कि हम आपका फटाफट जैसे ही आएगा भर देंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ ब्लैकमेल मत होइए, और बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं लगती। बस जो सर चार्जेस हैं, मतलब जैसे अगर आप मैं काम कर रहा हूँ, आपका तो 10 रुपये दे दिया, 20 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिया आपने। कैफ़े वाले जैसे आप देते हो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये फॉर्म भरने का। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो सर कितने चॉइसेस भर सकते हैं, तो आप ज़्यादा चॉइसेस नहीं भर सकते, आप 3 चॉइसेस से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। मतलब आप एक फॉर्म में ही 3 केंद्रीय विद्यालय के नाम डाल सकते हो, ठीक है। कुछ लोग बता रहे थे कैफ़े वाला एक ही नाम भर रहा है, क्योंकि उसको मतलब शायद दूसरा भरने के लिए आपको शायद फिर से पैसा देना पड़े, ऐसा सोचा हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ना भरे, आप उसको बोलो कि भरे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं भरता है, किसी दूसरे कैफ़े के पास जाओ आप, और अगर कोई वो भी नहीं भरता, तो आप किसी अपने पर्सनल या अपने फैमिली मेम्बर किसी से कांटेक्ट करो जो लैपटॉप पे आपका फॉर्म भर सके, ठीक है। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं अपने, कि फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो जी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है। 1 महीने बाद स्टार्ट होंगे फॉर्म। जून के लास्ट हफ्ते में स्टार्ट होंगे फॉर्म, या तो जुलाई के पहले हफ्ते में, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, जून के लास्ट हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में, ठीक है। क्यों स्टार्ट होंगे ऐसे? क्योंकि अभी सारे प्रोसेस जो हैं वो स्लो पड़े हुए हैं, डाउन पड़े हुए हैं, और सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, हमें पता है कोरोना के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होते होते, वैसे भी ज़्यादातर स्टेट ने, इंडिया में ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने 30 जून तक कोई भी गैदरिंग और ये सारी चीज़ें रोक रखी है। क्यों रोक रखी है? गैदरिंग का मतलब ये कि अगर आप डॉक्यूमेंट बनवाने जाओगे, जो चीज़ नहीं है आपके पास, तो भीड़ लगाओगे, प्रॉब्लम्स होंगी, क्रिएट होगा, बाहर निकलोगे आप, ठीक है। निकल रहे हैं लोग, मैं मानता हूँ, बट अनावश्यक कार्य के लिए मत निकलिए। एडमिशन ठीक है, एडमिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है, ठीक है। इस बात को समझिए, इस बात को गवर्नमेंट ने भी समझा, इसलिए मैं जहाँ तक आपको बताऊँ 99.9% जो चांसेस हैं वो जून के लास्ट तक आएगा फॉर्म, और 20 जुलाई तक लास्ट डेट होगी। मतलब 25 दिन का विंडो कम से कम देंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि परेशान बिल्कुल मत होइए। जो भी प्रॉब्लम है आपको, जो भी नहीं सब बातें समझ आई इसमें, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बोल दो, या आप मेरे को मेल कर दो। पर्सनली मैं मेल का रिप्लाई
करता हूँ, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको मिलकर रिप्लाई कर देता हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा लेता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, बट मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, जैसे जैसे जो भी नोटिफिकेशन आएगी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको फटाफट सारी बातें बताता रहूँगा, ठीक है। कोई ऐसे फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे अगर मान लो आपका बच्चा, आपने वीडियो देख लिया, अगर आप खुद 8th में एडमिशन लेना चाहते हो, आपने अगर देखा, या आपके बच्चे के लिए आप खुद देख रहे हो, पेरेंट्स हैं आप, अगर 8th में नहीं लेना एडमिशन, तो जो भी आपसे रिलेटेड या आपका कोई टच में हो, अगर 8th में एडमिशन लेना चाहता है, उससे आप ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक बात पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।